नेक्स्ट हम एक बार बात कर लेते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं, जैसे लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और आपका ये प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये जो थे ना, ये सभी थे आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है। और इनका जो रोल होता है हमारे यहाँ, जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं और आपकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो प्रोसेस होती हैं नॉर्मल, उनमें इनका डायरेक्ट रोल होता है। जबकि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, उनका कोई ऐसे वेल डिफाइंड आपका कोई डिफाइंड फंक्शन नहीं है कि हाँ भाई इनकी रिक्वायरमेंट तो मस्ट ही है, इनके बिना ऐसे लाइफ पॉसिबल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी में एक चार्ट दे रखा है जिसमें कि डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे रखे हैं। वो चार्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला चार्ट जो दे रखे हैं सेट में, इसमें दे रखे हैं जैसे एल्कलॉइड्स हो गए, मॉर्फिन, कोडीन। हालांकि इनका जो रोल है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होंगे तो प्लांट्स अपना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इनका कुछ ना कुछ फंक्शन तो थोड़ा बहुत आपका मेटाबोलाइट्स का होता ही है। ऑल मेटाबोलाइट्स का फंक्शन डिफाइंड नहीं है। कुछ हद तक जो मेटाबोलाइट्स इनका फंक्शन आपका डिफाइंड है। जैसे मॉर्फिन, कोडीन क्या हेल्प करते हैं? मॉर्फिन और कोडीन हेल्प करते हैं प्लांट्स में प्रोटेक्ट करने को। जो हर्बीवोर्स होते हैं आपके, वो दूर रहें प्लांट्स से, उनको हानि ना पहुंचा सकें, तो उनमें ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। ऐसे ही हो गए ये टॉक्सिन्स, कि प्लांट्स में टॉक्सिन है तो हर्बीवोर्स वगैरह हैं वे उनको क्या करेंगे, हार्म नहीं कर पाएंगे और उनसे दूर रहेंगे। इसके लिए टॉक्सिन प्लांट्स को हेल्प करेगा। ठीक है। ऐसे ही जो पॉलीमरिक सब्सटेंस है, कुछ ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी हैं जो प्लांट्स के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम उनका यूज़ हमारे डेली लाइफ में करते हैं। जैसे कि जो एक ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे रखे हैं पॉलीमरिक सब्सटेंस में, रबर्स हो गया, रबर्स का हम यूज़ करते हैं जैसे टायर बनाने में, और जो डिफरेंट थिंग्स हैं उसमें भी रबर का यूज़ होता है। गम्स वगैरह का यूज़ भी हम करते हैं हमारे इसमें डेली लाइफ में। सेलुलोज का हम यूज़ करते हैं पेपर वगैरह बनाने में। तो इनका रोल हम एज ए ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, हमारी डेली लाइफ में करते हैं। लेकिन प्लांट्स को ये क्या करते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये प्लांट्स के लिए। ठीक है। एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिम्स दे रखा है। वी डोंट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यानी कि सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल अभी तक हमें पता नहीं चला है। कुछ मेटाबोलाइट्स को ही हम जानते हैं जिनका रोल डिफाइंड है और जो प्लांट्स को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो मैं कुछ इसमें पॉइंट्स लिख देता हूँ। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के क्या कहा आपके, इनका एक तो फंक्शन जो होता है वो आइडेंटिफाइड फंक्शन होता है। ठीक है। दूसरा, ये जो आपके बेसिक ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनमें इनका डायरेक्ट रोल होता है। ठीक है। ये बात हो रही है आपकी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की। ठीक है। तीसरा इसमें लिख देते हैं अपन कि जो आपके जो बोलते हैं उनको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इनका ऐसे डायरेक्ट ऐसे रोल होता है। ठीक है। ये बात हो गई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, मैंने आपको चार्ट दिखा दिया एनसीईआरटी में, उनको ऐसे याद कर लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आपका जो मेटाबॉलिज्म वाला पोर्शन है उसको चालू कर लेते हैं। तो मेटाबॉलिज्म वाले पोर्शन में सबसे पहली जो हेडिंग है आपकी एनसीईआरटी में वो है कि डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स।
डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट सेटिंग डाल देते हैं। ठीक है, जो कि मेटाबॉलिज्म पे ही बेस है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो हमारी जो बॉडी है ना, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अलग अलग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी अलग अलग कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में मिलती है, और उस कंसंट्रेशन को अपन मोल्स पर लीटर में नाप लेते हैं या फिर मोल्स पर सेल के अंदर नाप लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ आती है वो मेटाबोलाइट्स। तो हमारी बॉडी के अंदर एक मेटाबोलाइट्स दूसरे मेटाबोलाइट्स के अंदर और दूसरा तीसरे के अंदर, ऐसे करते करते हर मेटाबोलाइट्स अलग अलग मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट होता रहता है। स्टैटिक स्टेट में नहीं रहता है, डायनेमिक स्टेट में रहता है। मतलब कुछ देर पहले हमने शुगर खाई, थोड़ी देर बाद वो शुगर पायरुविक एसिड में चेंज हो गई, और उसके थोड़ी देर बाद वो पायरुविक एसिड क्या बन गया, आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। उसके बाद वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया, या फिर आपका बोले उसमें अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे करते करते वो अलग अलग ब्रांचों में चला गया। तो इस पूरी एक सीरीज सी बन गई। ये सीरीज़ को हम बोलते हैं मेटाबोलाइट पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं इस सीरीज़ को। और जिस रेट से कन्वर्जन हो रहा है ना एक मेटाबोलाइट्स का दूसरे मेटाबोलाइट्स में, इसको अपन बोलते हैं टर्नओवर। ठीक है, और एनसीईआरटी में जो आपकी ये मेटाबॉलिक पाथवे है, इसको ट्रैफिक जो होता है हमारी सिटी में उससे कंपेयर किया गया है। उससे थोड़ा कंपेयर कैसे करेंगे? ट्रैफिक में क्या होता है, कार्स चलती हैं रोड्स के ऊपर, यहाँ पर क्या चलते हैं, मेटाबोलाइट्स चलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे के ऊपर। ठीक है, ट्रैफिक में जो हमारे सिटी में है उसमें रोड्स के ऊपर क्या होता है, सिग्नल्स होते हैं, लाइट्स वगैरह जो उनको डायरेक्शन देती हैं कि कब चलना है कब रुकना है, ऐसे वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ऐसे ही मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर जो हमारे एंजाइम्स हैं वे हमारे मेटाबोलाइट्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि अभी आपको किस मतलब किस मेटाबोलाइट के अंदर आपको कन्वर्ट होना है। क्योंकि अब पर्टिकुलर इस टाइम के अंदर मान लो हमको मेटाबोलाइट बी की ज़रूरत है, तो ए मेटाबोलाइट बी के अंदर कन्वर्ट होगा। अब हमें थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि हमें इस मेटाबोलाइट सी की ज़रूरत है, तो जो ए वाला मेटाबोलाइट था वो सी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे जो एक मेटाबोलाइट है वो नीड्स के हिसाब से अलग अलग मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, नीड्स के बेसिस पर। और इस कन्वर्जन के अंदर जो एंजाइम्स हैं जो हमारे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करते हैं। बिना एंजाइम्स के मेटाबोलाइट्स एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है तो इसमें एंजाइम्स के बिना पॉसिबल नहीं है। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दे रखा है एक एंजाइम का, जो हमारा फास्टेस्ट एंजाइम है, जिसका नाम है आपका, मैं आपको देख के बताता हूँ, जो कि जो आपका HCO2 है उसको H2O के साथ रिएक्शन करा के कार्बोनिक एसिड बनाता है। उस एंजाइम का नाम दे रखे है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये फास्टेस्ट एंजाइम आपकी पूरी बॉडी के अंदर। अगर ये एंजाइम नहीं हो ना तो CO2 H2O के साथ कंबाइन होकर H2CO3 बनाएगा, तो 1 घंटे के अंदर 200 मॉलिक्यूल बना पाएगा। अगर एंजाइम्स की हेल्प ले, अगर एंजाइम्स इसमें अपना रोल अदा करे, जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ये एंजाइम्स अगर हम लें इस रिएक्शन में CO2 + H2O से कार्बोनिक एसिड बनाएं, तो एक आपको दे रखा है 1 सेकंड में 6 लाख बन जाएंगे। बिना एंजाइम्स के 200 बन रहे थे 1 घंटे में, और यहाँ पर ये एंजाइम्स डाल दिया तो 6 लाख बन गए, वो भी 1 सेकंड के अंदर। तो एंजाइम इतना आपका ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है कि मेटाबोलाइट्स होते हैं आपके डायनेमिक स्टेट के अंदर रहते हैं। मतलब मेटाबोलाइट्स अलग अलग मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं कंटिन्यूसली, जिसमें एंजाइम्स आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं।
जो ये मेटाबोलाइट्स की सीरीज बनती है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस सीरीज को अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है। और मेटाबॉलिक पाथवे में हर स्टेप कैटलाइज्ड होता है एंजाइम्स से। ठीक है। और ये जो स्टेप्स होते हैं ना कन्वर्जन के, ये बहुत ही प्रिसाइजली होते हैं, मतलब एरर का बहुत मिनिमम चांस है इस चीज़ में। ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, वो दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि पहला एग्जांपल दे दिया कि CO2 जो आपका है उसका रिमूवल होना, जो ये दे रखे हैं ना, ये दिखा देता हूँ आपको। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपके मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन के। रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड्स मेकिंग एन अमीनो एसिड इनटू अमीन। मतलब अमीनो एसिड से अमीन ग्रुप, मतलब अमीनो एसिड से जो आप कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, उसको CO2 के फॉर्म में बाहर निकाल दिया और उसे अमीन बना दिया। पहला तो ये दे रखे आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। दूसरी मेटाबॉलिक रिएक्शन आपकी दे रखी है, जो आपका बेस है न्यूक्लियोटाइड बेस, उससे अमीनो ग्रुप को निकाल देना। ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा बेस की बात कर रहा है। ये था ना, ये बेस ही तो है, इसमें ये अमीनो ग्रुप, इसको बाहर निकाल दोगे। मतलब हर जो रिएक्शन अपनी बॉडी के अंदर हो रही है वो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन ही है। ठीक है। तो इसके अलग अलग एग्जांपल दे दिए आपके, ये मैंने आपको दिखा दिए कि जो डाइसैकेराइड आपकी शुगर है, उस डाइसैकेराइड में दो शुगर के बीच में बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक, उसको हाइड्रोलाइज कर दें, वो भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन ही है जो दे रखे आपको, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन डाइसैकेराइड। ठीक है। वी कैन लिस्ट 10,000, ऐसे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो मैंने इसमें आपको हाँ जो मेन पॉइंट्स जैसे टर्नओवर था, मेटाबॉलिज्म था, और आपका मेटाबॉलिक पाथवे था वो भी बता दिया, एंजाइम्स का इम्पोर्टेंट रोल बता दिया। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको मैं बता देता हूँ कि एक तो टर्नओवर था, किस रेट से एक मॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट होता है। दूसरा मेटाबॉलिज्म था, जितनी भी रिएक्शन होती हैं अपनी बॉडी में इन सबको कंबाइनली मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है। और आपका मेटाबॉलिक पाथवे था, और एंजाइम्स का भी थोड़ा बहुत जिक्र कर लिया, हालांकि एंजाइम्स इन डिटेल आगे पढ़ेंगे अपन, जिसमें एंजाइम की प्रोसेस भी देखेंगे कि एंजाइम किस प्रोसेस से सबस्ट्रेट को अपने जो रिएक्ट प्रोडक्ट है उसमें चेंज करता है, किस प्रोसेस को वो फॉलो करता है, इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है। अब अगला अपनी हेडिंग डालते हैं मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लाइफ। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। ठीक है। तो इसके अंदर अपन जिक्र करते हैं कि हमने जो सीरीज़ पढ़ी है मेटाबोलाइट से कन्वर्जन की, कि मेटाबोलाइट दूसरे मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी चलता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल भी चलता है। ठीक है। मतलब एक मेटाबोलाइट दूसरे मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें जो पहले वाला मेटाबोलाइट था वो सिंपल मान के चलो, मतलब एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको। जैसे ग्लूकोज है जो कि एक मेटाबोलाइट है, वो कन्वर्ट होता है आपका पायरुविक एसिड के अंदर। ठीक है। इसके अंदर थे 6 कार्बन, इसके अंदर है 3 कार्बन, तो 2 पायरुविक एसिड बनाए इसने, इसमें डिकम्पोज होके, तो ये कॉम्प्लेक्स टू सिंप्लेक्स गया है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये ब्रेक डाउन हुआ है। इसको बोलेंगे अपन कैटाबोलिज्म। मतलब एक मेटाबोलाइट जिसके अंदर 6 कार्बन थे, वो 3 कार्बन वाले एक दूसरे मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हुआ, तो इससे क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स मेटाबोलाइट एक सिंपल मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट हुआ है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन कैटाबोलिज्म। ठीक है। और कैटाबोलिज्म यील्ड अपन एनर्जी, कैटाबोलिज्म अपने को एनर्जी भी देता है। ठीक है। उस एनर्जी को अपन स्टोर कर लेते हैं एनर्जी करेंसी के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं अपन ATP। ठीक है।
उस एटीपी के अपन यूज करते हैं अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कराने में। जैसे आपका हो गया कोई इंजरी हो गई तो उसको रिकवर कराने में, ग्रोथ करने में, और मैकेनिकल वर्क जो बॉडी अपन करती है उसको परफॉर्म कराने में उस एटीपी को अपन अपने यूज में लेते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है एनाबॉलिज्म की। कैटाबॉलिज्म में तो हमने कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ा। अब एनाबॉलिज्म हम सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल दे रखे है आपका कि एनाबॉलिज्म का मैं बताता हूँ आपको। जैसे ग्लूकोज पायरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब इसको फर्दर अगर देखें ना तो पायरिक एसिड कन्वर्ट होता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। और ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है और ये आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से कंबाइन करके बना देता है सिट्रिक एसिड। ये था 4 कार्बन वाला, ये बन जाता है 6 कार्बन वाला। तो 2 कार्बन से 6 कार्बन में एक मेटाबोलाइट बना, तो इससे बोलते हैं अपन कि एक सिंपल मेटाबोलाइट से एक कॉम्प्लेक्स मेटाबोलाइट बन गया, तो इसको अपन बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि एनर्जी का यूज़ होता है। जैसे कैटाबॉलिज्म में हम एनर्जी उत्पन्न करते थे, रिलीज़ होती थी, जिसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते थे। यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज होती है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन में हम एनर्जी अपनी तरफ से लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक एनाबॉलिज्म प्रोसेस हो गई। और भी एग्जांपल दे रखे हैं अपनी एनसीईआरटी में कैटाबॉलिज्म के, जैसे एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल का बनना, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, और ये जो एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल का बनना है ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें दे रखे है सिंपल स्ट्रक्चर। जो एसिटिक एसिड है इसकी सिंपल स्ट्रक्चर है 2A कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनना। और ये ग्लूकोज वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया था, ग्लूकोज से पायरिक एसिड बनना है और लैक्टिक एसिड बनना है, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, अब हम फर्दर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबॉलिज्म के ऊपर ही, ये जो लिविंग स्टेट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। द लिविंग स्टेट। ठीक है, इसके अंदर हम बात करें तो हम पहले ही ये पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स या बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं और उनकी अलग कंसंट्रेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम मोल पर लीटर के अंदर या फिर मोल पर सेल के अंदर नापते हैं। ठीक है, इसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन आपकी दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर की ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 4.2 से 6.1 मिलीमोल पर लीटर होती है। वहीं पर जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर के अंदर नापते हैं। नैनोग्राम्स के अंदर होते हैं हमारे अंदर हार्मोन्स, क्योंकि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन से ही हमारा जो काम है वो हो जाता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन की नीड नहीं पड़ती है। और हार्मोन्स के बारे में एक बात और याद रखना कि हार्मोन्स का एक बार यूज़ हो गया तो वो किसी काम का नहीं रहता, वो यूरिन के थ्रू आपका पास आउट हो जाता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम बात करें तो एक चीज़ दे रखी है आपकी स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है? तो स्टेडी स्टेट एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। इक्विलिब्रियम में क्या मतलब है? मतलब एक जो रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म हुई है हमारी बॉडी के अंदर, ये नहीं कि वो जिस टाइम पे वो हमारी ए से लेकर बी बना तो उसी टाइम पे बी से ए दोबारा बन जाएगा। तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट हो गई जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो स्टेडी स्टेट एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट जो हमारी बॉडी के अंदर होती है इसी की हेल्प से हम वर्क परफॉर्म करा सकते हैं। और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना चाहती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट एक स्टेबल स्टेट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हर कोई चीज़ आप देखो ना, आप जैसे ये बर्तन था जिसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ था, इसमें आप मान लो आपने एक नलकी लगा दी,
दूसरा एक जो बर्तन है उसके अंदर पानी नहीं है, तो इन इन दोनों जगह को अगर आप ओपन करेंगे तो कुछ टाइम के बाद इन दोनों के अंदर बराबर पानी हो जाएगा। और इस बर्तन के अंदर जैसे इतना पानी था तो दूसरे बर्तन के अंदर भी इतना पानी हो जाएगा, इक्वल पानी हो जाएगा। इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी भी इक्विलिब्रियम में जाना चाहती है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हम इसको जाने नहीं देंगे। इसके लिए हम एनर्जी खर्च करेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में जाते ही बॉडी वर्क परफॉर्म नहीं करा पाएगी, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमको मैकेनिकल वर्क लेना अपनी बॉडी से, ठीक है। तो उस एनर्जी की पूर्ति के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शन कराई जाती हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या करता है, मेटाबॉलिज्म हमको एनर्जी देता है, उस एनर्जी से हम आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट को आने से रोकते हैं। तो एक तरह से हम देखें तो मेटाबॉलिज्म हमको ज़िंदा रख रहा है। तो ज़िंदा रखने के लिए हमें जरूरत किसकी है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट की, स्टेडी स्टेट की। स्टेडी स्टेट के लिए हमें चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आ रही है, मेटाबॉलिज्म से। तो एक तरह से लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिम्स, ये आपकी एनसीईआरटी में लाइन है कि लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म सिनोनिम्स होते हैं। विदाउट मेटाबॉलिज्म लिविंग स्टेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है मेटाबॉलिज्म के ऊपर, कंप्लीट हमने इसको चर्चा कर ली है, जितने भी पॉइंट्स थे क्लियर कर लिए हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो लास्ट बचता है वो एंजाइम्स बचता है, एंजाइम्स की प्रोसेस, एंजाइम्स के पार्ट्स और एंजाइम्स के टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ये बचते हैं। तो इनको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है।